डे 1 सेशन 2, डे 1 सेशन 2 कंपनीज एक्ट 2017। अगर मैं रिसेंट माजी की बात करूं तो ICAP ने काफ़ी टाइम से टेस्ट नहीं किया, बट नॉर्मली अगर वो टेस्ट करता है इस एरिया को तो दो तरीके से कर सकता है। थ्योरी भी पूछ सकता है और यहाँ से डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज भी वो टेस्ट नॉर्मली कर लेता था। तो अब अगर मैं इसकी थ्योरी भी आऊँ, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट कि पहला ऑर्डर कब आएगा, सबसीक्वेंट कब आएगा, कैजुअल वैकेंसी ने कब पूरा होना है। तो रूल क्या है, पहला ऑडिटर कौन लेके आता है, डायरेक्टर्स विद इन 90 डेज, और ये कब तक रहता है, पहली AGM तक। सेकंड जो सबसीक्वेंट है वो कौन लाएंगे, मेंबर्स, कब लाएंगे, AGM पे ही, और ये कब तक रहेगा, टिल नेक्स्ट AGM। फिर कौन से होते हैं, कैजुअल वैकेंसी, ये कब पूरे होने हैं, वैकेंसी के 30 दिनों के अंदर अंदर कौन पूरे करेंगे, डायरेक्टर्स, कब करेंगे, टिल द नेक्स्ट AGM। ईजी। फिर हमें पता है कि जो भी अपॉइंट कर रहा है वही उसकी क्या तय कर रहा होगा, रेम्यूनरेशन तय कर रहा होगा। अगर तो उसको लेके आ रहे हैं मेंबर्स तो मेंबर्स तय करेंगे, लेके आ रहे हैं डायरेक्टर्स तो डायरेक्टर्स तय करेंगे, लेके आ रहे हैं कोई और तो भी कौन तय करेगा, मेंबर। और अगर लेके आ रहा है SSCP तो कौन तय करेगा, SSCP तय करेगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या SSCP लेके आ सकता है, यस। कब, जब ये चीज़ें अपने अपने टाइम पे पूरी ना हो रही हो। तो एक लिस्ट हमें देखने को मिलती है जहाँ पे SSCP अपॉइंट कर सकता है। नंबर 1, पहला अपने टाइम पे अपॉइंट नहीं हुआ, सबसीक्वेंट AGM पे अपॉइंट नहीं हुआ, कैजुअल वैकेंसी 30 दिनों में पूरी नहीं हुई, और जो ऑडिटर्स अपॉइंट हुए थे, अपॉइंट होने के बाद वो कहते हैं वी आर अनविलिंग टू एक्ट। फिर क्या ऑडिटर को चलते ऑडिट से निकाला जा सकता है, यस, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय डायरेक्टर्स और द मेंबर्स मे बी रिमूव्ड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर रिमूव किया है तो अगला फिर कौन लेके आएगा, SSCP की अप्रूवल से आएगा। लेके वो नहीं आएगा, अप्रूवल किसकी होगी, SSCP की, लेके बोर्ड आएगा, लेके बोर्ड आएगा, मगर किसकी अप्रूवल से, SSCP की अप्रूवल से। उसकी अप्रूवल के बिना वो पॉइंट नहीं हो सकता। फिर एक फ्लो चार्ट, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर। तो स्टेप 1 क्या है, अगर कोई छोड़ के जाना तो वो क्या देगा, सबसे पहले नोटिस देगा। उसमें क्या लिखेगा कि मैं अगले साल आपका ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, उसने दे दिया। अब ये लोग चाहते हैं कि नया बंदा है, कौन चाहता है, डायरेक्टर्स चाहते हैं या मेंबर्स चाहते हैं। तो अगर मेंबर्स अगले साल के ऑडिटर के लिए कोई नया बंदा अपॉइंट करना चाहते हैं तो ये भी क्या देंगे कंपनी को, नोटिस। कब तक देना है, 7 days बिफोर द AGM। कम से कम AGM से 7 दिन पहले ये नोटिस चला जाना चाहिए फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कंपनी को पहुंच जाना चाहिए। जब ये नोटिस पहुंचेगा फिर क्या करना है, 2 काम करेगी कंपनी फौरी तौर पे, सेंड अ कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर और उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट 2 days बिफोर AGM रिटायरिंग ऑडिटर को बता दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि क्या बना के दो, लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या होगी, AGM पे उसको भी बुलाया जाएगा, सारे लोग बैठेंगे, जो इसके खदशात हैं वो पढ़ के ऊंची आवाज़ में सुनाए जाएंगे। विद इन 14 days ऑफ AGM क्या होगा, जब कोई नया बंदा चूज़ हो गया है, पुराने वाला जा रहा है या कुछ भी है, तो आपने उसको फौरी तौर पे बता देना है, अपॉइंटमेंट के टाइम के ऊपर भी, रिमूवल के टाइम के ऊपर भी, और कैजुअल वैकेंसी के टाइम के ऊपर भी। और जो भी ऑडिटर सेलेक्ट करेंगे वो कब तक रहेगा, टिल द नेक्स्ट AGM। ये वाला सवाल कई दफ़ा ICAP टेस्ट कर चुका है। मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 10% शेयर होल्डिंग, वो मेंबर्स जो कि इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग रखते हैं, 10% की, वो देंगे नोटिस अगर उनको अगली दफ़ा ऑडिटर चेंज करना है। बोलो।
किया ऑडिटर, तो उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन से कर सकते हैं रिमूव? कर सकते हैं, मगर मसला ये है कि जब आप उसको रिमूव करेंगे तो रिमूवल के लिए जाना किसके पास पड़ेगा वापस, तो वो फिर सवाल निशान खड़ा हो जाएगा, भाई वजह क्यों निकाल रहे हैं। तो मेंबर्स हैविंग एटलीस्ट 10% उसको प्रपोज कर सकते हैं। अच्छा, प्रपोज करने से पहले लॉ कहता है कि उससे पहले क्या ले लो, कंसेंट ले लो कि वो आना भी चाहता है या नहीं आना चाहता। विदाउट कंसेंट आप उसका नाम प्रपोज लिस्ट में डाल नहीं सकते। सच प्रपोजल इज टू बी प्लेस्ड बिफोर द मीटिंग एट AGM। सर कौन कौन बंदा ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, क्वालिफिकेशन रूल्स क्या है, कौन से रूल्स, क्वालिफिकेशन रूल्स। दो तरह के रूल्स हैं, एक है क्वालिफिकेशन रूल्स और एक है डिसक्वालिफिकेशन रूल्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन रूल्स की। पहले आपने देखना है कि कंपनी कौन सी है। तो जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनका ऑडिटर कौन होगा, हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट। और डेफिनेशन क्या है, हैविंग अ वैलिड COP, COP स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम ICAP और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो हर पब्लिक कंपनी के लिए कौन है, CA है। अच्छा, अगर पब्लिक नहीं है तो कंपनी कौन सी होगी, प्राइवेट। प्राइवेट में पहली कैटेगरी प्राइवेट कंपनी है मगर वो पब्लिक की क्या है, सब्सिडरी। उस केस में कौन होगा, CA, वही जो ऊपर है। तो कौन सी प्राइवेट बच गई, जो पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है। उसमें एक फर्दर रूल, 3 मिलियन का शेयर कैपिटल। तो वो प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी नहीं है मगर उसका जो कैपिटल है वो कितना पेड अप, एटलीस्ट 3 मिलियन, वो किससे करवाएगी, वही CA से। तो 1, 2, 3 ये इनका लाजमी कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये और किसी से करवा नहीं सकते। तो अब कौन सी प्राइवेट बच गई, जो सब्सिडरी भी नहीं है, उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है। तो वहाँ पे ऑप्शन दे दी, CMA को भी और इस CA को भी। तो अब उनके पास ऑप्शन है, वो जिस मर्जी से चाहे करवा सकते हैं। और CMA भी कौन सा होगा, हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय ICMAP। और यहाँ पे कौन था, इशूड बाय ICAP। Firms where majority of partners practicing are qualified for appointment can be appointed in its firm name। क्या मतलब, एक CA फर्म उस वक्त CA फर्म कहलाएगी जब उसके मेजॉरिटी मेंबर्स क्वालिफाइड CA होंगे। इसी तरह एक CMA फर्म उस वक्त CMA फर्म कहलाएगी जब उसके क्वालिफाइड मेंबर्स मेजॉरिटी में क्या होंगे, CMA। और मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। ओनली पार्टनर जो कि ये क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं वो ही रिपोर्ट पर साइन कर सकते हैं, उन्हीं के पास क्या है, साइनिंग अथॉरिटी। ये बात समझ आती है दोस्त, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, मसला। अब आ जाएं डिस्क्वालिफिकेशन वाली बातों पर। ये 11 बातें। पहला रूल, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा रूल, मौजूदा नहीं है, नौकरी छोड़ गया है मगर छोड़े हुए 3 साल से कम वक्फा हुआ तो नहीं कर सकता। 3 साल से बढ़ गया है वक्फा तो कर सकता है, प्रोवाइडेड के कोई और क्वालिफिकेशन का रूल हिट ना हो जाए। ये बात समझ आई, 3 साल नौकरी छोड़े को हो गए हैं तो कर सकता, प्रोवाइडेड कि कोई और डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात हिट ना हो जाए। तो पहला रूल क्या था, मौजूदा बंदा नहीं कर सकता। सेकंड रूल क्या है, 3 साल तक वो नहीं कर सकता। तीसरा रूल, पर्सन हु इज़ अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। क्या मतलब, एक मौजूदा कंपनी का एक मौजूदा डायरेक्टर है जो कि वहाँ काम शाम कर रहा है, उसने अपना एक और सेटअप लगाया होगा, एक और बिज़नेस चला रहा है। उस बिज़नेस में उसका कोई बिज़नेस पार्टनर या उस बिज़नेस में कोई उसका एम्प्लॉय, कोई दोस्त उस मेन कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो रिश्ता ख़त्म हो जाए तो फिर परफॉर्म किया जा सकता है, फिर कोई टाइम बाउंड की शर्त नहीं। चौथा, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ कौन सी स्पाउस को रोका गया है,
डायरेक्टर की स्पाउस को रोका गया, किसी और स्पाउस को रोका नहीं गया। मगर CEO की स्पाउस क्यों नहीं कर सकती ऑडिट इस रूल के तहत? क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। डीम्ड डायरेक्टर कहलाया जाता है। CEO क्या कहलाया जाता है दोस्त? डीम्ड डायरेक्टर कहलाया जाता है। फिर कोई भी कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती, तो बॉडी कॉर्पोरेट किसी का भी ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। फिर हमारे पास आता है इंडेप्टेडनेस वाला पॉइंट। इसका रूल ये है कि अगर एक बंदा मकरूज़ है तो जिस कंपनी का मकरूज़ है उस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। मगर मकरूज़ की डेफिनेशन क्या है? ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी कंपनी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। अगर तो वो बैंक है, तो मकरूज़ उस वक्त मकरूज़ कहलाएगा जब उसने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया होगा और लोन की अमाउंट 1 मिलियन से ऊपर होगी। किस पर लोन लिया होगा? क्रेडिट कार्ड पे। यानी कि इसमें पर्सनल लोन, पर्सनल फाइनेंस, नॉर्मल लोन इसको शामिल नहीं करना, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। इंडेप्टेड कब है? जब पैसा लिया हो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, जब पैसा लिया हो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। तो अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हुआ है और उसकी वैल्यू 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं। उससे कम है तो आप क्या हैं? क्वालिफाइड हैं। और अगर मैं पूरी फर्म की बात करूं तो ये रूल तमाम पार्टनर्स पे लगेगा, और उस केस में हम पार्टनर्स का एग्रीगेट बैलेंस चेक करेंगे। जिस बैंक से लोन लिया हुआ है उस बैंक में इंडिविजुअल का कितना है और एग्रीगेट लेवल पे कितना। तो जैसे फ़र्ज़ करें 3 पार्टनर्स हैं, एक का 3 लाख है, एक का 8 लाख है, एक का 1.2 मिलियन है। इंडिविजुअल बेस पे कोई कर सकता है? हाँ, जो 3 वाला है वो कर सकता है, जो 8 वाला है वो भी कर सकता है, मगर जो इंडिविजुअल 1.2 क्रॉस कर गया वो नहीं कर सकता। फर्म लेवल पे कोई कर सकता? नहीं, क्योंकि फर्म तो ऑलरेडी 1 को क्रॉस कर चुकी है। फिर अगर वो एक यूटिलिटी कंपनी है, ये कौन सी होती हैं? वापडा, लेस्को, जो हमें यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे आपने देखना है कि उनका बिल 90 दिन से ज़्यादा तो नहीं पेंडिंग। मगर कब? जब ऑडिट स्टार्ट हो रहा है या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखना है। ये दोनों केसेस आपने कब देखने हैं? अपॉइंटमेंट के टाइम पे देखने। जब ऑडिट शुरू हो रहा है तब नहीं, जिस टाइम पे आपको अपॉइंट किया जा रहा है उस टाइम पे कोई ये डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 8, अगर कोई इनडेप्टेड है तो हमें पता है कि वो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी कोई गारंटी दे रहा तो वो भी ऑडिट करने के काबिल नहीं है। तो वो बंदा खुद तो फंसेगा ही फंसेगा, जो गारंटी दे रहा है वो भी बेचारा ऑडिट करने से दूर हो जाएगा। पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, क्या कर रहा था वो बेचारा? फ्रॉड कर रहा था। बस मासूम सा बंदा था, फ्रॉड कर रहा था। लॉ कहता है कि इस फ्रॉडिये को आप अपना ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। कब तक? 10 साल। लॉ को लगता है कि 10 साल के बाद वो सुधर जाएगा, मुनासिब बंदा बन जाएगा। वो बंदा जिसको कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है उसको कंपनीज एक्ट भी क्या कर देगा? डिस्क्वालीफाई कर देगा। क्या मतलब? जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ पे लिखी गई है? कोड ऑफ एथिक्स में। उसको ये भी क्या कर देंगे? बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर एक और मज़े की बात, पर्सन और फर्म हु हैज़ अ बिजनेस रिलेशनशिप। भाई मेरी एक फर्म है और क्लाइंट ने मुझे कहा है यार हमारे पास ना क्लाइंट्स बहुत कम आ रहे हैं, आप ऐसा करें हमारे लिए एडवर्टाइजिंग कर दें। तो अब मैं उसके लिए ऑडिट के अलावा एक सर्विस दे रहा हूँ। कौन सी? एडवर्टाइजिंग। टेक्निकली मैं उसके साथ एक और किस में आ गया हूँ? बिजनेस। तो लॉ कहता है जब ऐसा काम होगा फिर तुम या ऑडिट कर लो या मार्केटिंग कर लो, तो दो में से एक काम पकड़ो। और नॉर्मली जब तुम कोई और काम कर रहे हो उसके लिए जो कि तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो तुम फिर अपना नॉर्मल काम भी परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नॉर्मल काम क्या था? ऑडिट करना। हम जो काम कर रहे हैं वो ऑडिट तो नहीं है। यहाँ तक ओके? फिर ऊपर आए, पार्टनर, स्पाउस या उसका माइनर। और अगर मैं फर्म की बात करूँ तो सबको मिला के, अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, आपके पास क्या है? कंपनी के शेयर्स हैं, तो आप उस कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकते, ना उसका और ना ही उसकी
एसोसिएट का, ना उसका और ना ही उसकी एसोसिएट का। ये वो वाहिद पॉइंट है जिसमें एसोसिएट वाली बात हो रही है। इसके अलावा जितनी भी 10 डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं तो उस कंपनी में, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी अदर सब्सिडरीज में आप क्या हैं, डिस्क्वालीफाई हैं। तो होल्डिंग के केस में और एसोसिएट के केस में सिर्फ आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं, इसके अलावा कोई और रूल में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। यहाँ तक ओके? कोई मसला बताएं। सर मुझे बिजनेस रिलेशन से आजा होता है। सर 5 पेपर के क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन है जहाँ पे बता रहा है कि एक जो क्लाइंट जो है उसकी है कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमें जगह पे ऑडिट करने गए, वहाँ पे क्लाइंट था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी किसी और शहर में, ठीक है, जो कि हमने एज अ रेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। सर इसमें इशू क्या आता होता है कि हमने क्लाइंट के एंड पे देख रहे हैं कि उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। देखो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स क्या है, ऑडिट करना। अगर मैं उस क्लाइंट की वो प्रॉपर्टियाँ बिकवाना शुरू कर दूँ, मैं अपने नॉर्मल काम से हट जाऊँ, तो टेक्निकली क्या होगा, मैं अब अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो रहा हूँ। जब मैंने वो खो दी है तो मैं अपना मेन काम करने से भी फारिग हो गया हूँ। तो मुझे पहले अपने एंड पे देखना कि मेरा वो नॉर्मल काम है या नहीं है। और अगर नहीं है, जैसे फ़र्ज़ करो एक ऑडिटर है, यहाँ पे आता है ऑडिट करने के लिए, पार्ट टाइम में वो कहता है मुझे टीचिंग भी करनी है। अब टीचिंग करना उसका मेन काम है? नहीं। इसका मतलब है पर्सन और अ फर्म डायरेक्टली और वो बंदा हैज़ विद द अदर देन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सच एंटिटी। जो मेरा मेन काम है मैं उसको छोड़ के कोई और काम करना शुरू कर दूँ उसके साथ। सर एक जगह पे एक और भी सिनेरियो था जहाँ पे वो कुछ होटल वगैरह हैं उनको वो यूज़ कर रहे हैं कुछ अपने सेमिनार्स के लिए, उस तरह की चीज़ों के लिए। तो सर वो क्या नॉर्मल, वो अंडर कोड ऑफ एथिक्स ये बात होती है कि अगर आप क्लाइंट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपको वो पूरे पैसे चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में ये कन्फ्यूजन आती है कि आप आंसर करते हैं फ्रॉम कंपनीज एक्ट, दिमाग में चल रहा होता है कोड ऑफ एथिक्स, या आंसर कर रहे होते हैं फ्रॉम कोड, दिमाग में चल रहा होता है कंपनीज एक्ट। तो हमेशा इनको अलग अलग करके सोचना है। ऐसा हो सकता है कि एक जगह पे ये कहें कि ठीक है, वो कहें ठीक नहीं है, वो कहें ठीक है, ये कहें ठीक नहीं है। तो दोनों फ्रेमवर्क्स को आपने सेग्रीगेट करके चलना है, को कभी भी कंबाइन नहीं करना। ओके यहाँ तक? दोनों के हिसाब से जवाब नहीं दे सकते? नहीं ना, ये ओपनर आता ही नहीं है। या वो पूछता है फ्रॉम कोड या वो पूछता है फ्रॉम कंपनीज एक्ट। अच्छा जी, राइट्स नहीं, एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आप एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हैं तो आप उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में और उसकी अदर सब्सिडरीज में भी क्या है, डिस्क्वालीफाई। सेकंड पॉइंट पढ़ें। If after appointment auditor becomes disqualified, he shall deem to vacate office। क्या मतलब? जब अपॉइंट हुआ था तब डिस्क्वालीफाई नहीं था, तब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, सब्सिक्वेंटली ये डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं कि सब्सिक्वेंटली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। कौन फुलफिल करेगा? डायरेक्टर्स। कब? विद इन 30 डेज। ना करें तो SSCP। सर अगर एक फर्म ऑडिट करेंगे उसमें से एक ऑडिटर जैसे कहते हैं 14 पीपल डिस्क्वालीफाई होता है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पूरी फर्म डिस्क्वालीफाई। तीसरा पॉइंट, इफ एन अनक्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड पर्सन इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर। शुरू में ही हमें पता है कि वो क्या है, डिस्क्वालीफाइड है, अनक्वालिफाइड है, तो बाय डिफॉल्ट ये एग्रीमेंट कौन सा बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, और वो शुरू से क्या होता है, वॉइड होता है, वर्ड एब इनिशियो। चौथा पॉइंट, पर्सन हु नॉट बीइंग क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर को क्या पे करनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी लेवल 2 की। खैर ये पॉइंट नॉर्मली टेस्ट नहीं होता। फिर कॉस्ट अकाउंट्स, ये अकाउंट्स कौन से होते हैं? ये वो कंपनियां बनाती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंडक्ट कर रही होती हैं। कॉस्ट अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट्स हैं जो कि आपका कैप 5 है, CMA या MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लॉ कहता है कि जब आप नॉर्मल FS का ऑडिट करवाओ तो इनका भी ऑडिट करवा लो,
मगर इनका किससे करवाएं? जो नॉर्मल ऑडिट कर रहे हैं उनसे करवाएं या किसी और से करवाएं? तो आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन है। जो नॉर्मल ऑडिट करने के लिए आया है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे भी कराया जा सकता है। दूसरा रूल ये है कि आप उनके अलावा किसको बुला सकते हैं? किसी भी सीए को, किसी भी सीएमए को। यहाँ पे वाली शर्त नहीं है, यहाँ पे सीएमए ओपनली आ सकता है। मगर ये ऑडिट किसके मुताबिक होगा? डायरेक्टेड बाय एसएससीपी। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो बड़े भाई बता देंगे वो कर देंगे। तो इसका ऑडिट कौन बताता है? एसएससीपी। फिर हमारे राइट्स कौन कौन से हैं? पहला राइट क्या है? फ्री एक्सेस टू बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सेकंड क्या है? अगर कोई ब्रांचेज हैं तो उसकी एक्सेस मिल जाएगी। तीसरा, कोई डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉई हो, उससे पूछ सकता है। कंपनी के किसी भी नॉलेजेबल पर्सन से बात कर सकता है, और ना सिर्फ कंपनी बल्कि उसकी सब्सिडरी। इसका ये हक है कि वो क्या रिसीव करे? तमाम नोटिसेस। और उसका एक और हक भी तो है कि उसको मीटिंग में सुना जाए। उसको मीटिंग में अगर बुलाया तो उसकी बात के ऊपर अमल किया जाए, उसको बाकायदा सुना जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, कौन से पॉइंट्स अपने वो लेके आया है। और आखिरी चीज़ क्या है? ड्यूटीज़। ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा गहराई में जाने वाले नहीं हैं। हाँ, एक डेफिनेशन आती है जो कि ज़रूरी है। ये किसकी है? एसोसिएटेड कंपनी की। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कंपनियाँ बनती कैसे हैं और इसके एक्सेप्शंस क्या क्या। हाँ जी, कंपनी कब बनती है एसोसिएट? जब उसकी क्या हो, एक सब्सिडरी हो। अच्छा, एसोसिएट की डेफिनेशन क्या है? 20% से ज़्यादा। तो जब कोई सब्सिडरी है तो बाय डिफ़ॉल्ट 50 से ऊपर होगी, और 50 से ऊपर क्या है? 20 से ऊपर। तो हर सब्सिडरी क्या बन जाती है उसकी? एसोसिएट। वो कंपनी जो कि कौन चला रहा है? कॉमन मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट, मुदारबा। ये वाला पॉइंट टेस्ट नहीं होता नॉर्मली। चौथा पॉइंट, अगर एक बंदा वहाँ पे पार्टनर है, डायरेक्टर है या ओनर है, दूसरी कंपनी में भी है, और दोनों में क्या रख रहा है? 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर। क्या रख रहा है? 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर। तो अगर एक बंदा एक जगह पे डायरेक्टर है और एक जगह पे वो 22% की शेयर होल्डिंग रखता है, तो दोनों कंपनियाँ आपस में क्या हो जाएंगी? एसोसिएट। एक जगह पे वो ओनर है और एक जगह पे वो डायरेक्टर है, दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट। एक जगह पे वो डायरेक्टर है और एक जगह पे वो 15% की शेयर होल्डिंग रख रहा है, अब वो एसोसिएट नहीं है। एक जगह पे वो डायरेक्टर है और एक जगह पे वो 22% की शेयर होल्डिंग रख रहा है, प्रेफरेंस शेयर की, क्योंकि हमें चाहिए वोटिंग पावर, और हमें किस में मिलती है वोटिंग पावर? ऑर्डरी शेयर में मिलती है। फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहली क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर। तो नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होता, यानी कि नॉमिनी दो कंपनियों को आपस में एसोसिएट नहीं बनाता। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम केस, ये भी आपको एसोसिएट का दर्जा नहीं दिलवाता। अच्छा, ये नॉमिनी कौन सा है? कहाँ से आया हुआ है? गवर्नमेंट से। नॉमिनी एक और भी होता है, लेंडर का नॉमिनी। उसके बारे में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर लेंडर का नॉमिनी है, सप्लायर का नॉमिनी है, तो वो एसोसिएट बना सकता है। सिर्फ मना किसको किया गया? गवर्नमेंट के नॉमिनी को मना किया गया। खुदा न खास्ता अगर सवाल आ जाए इसका तो हम कैसे लिखेंगे? स्टेप 1 क्या है? प्रोविजन ऑफ लॉ। स्टेप 2 डिस्कशन ऑफ सिनेरियो, एंड स्टेप 3 रिकमेंडेशन। तैयार है? सवाल दूँ उसके? पहला सवाल पढ़े। अच्छा, ये सवाल है, ये उसका रूल है और ये उसका कंक्लूजन है, तो साथ ही उसका आंसर भी लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट पढ़े, सारा जूम कर लेते हैं। ये ना, सर कंपनी को बने हुए दिन कितने हुए हैं? तो 3 साल तो बहुत दूर की कहानी है। तो 100 दिन के बाद अगर कोई कैजुअल वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है नहीं, 100 दिन के बाद वो चाह रहे हैं कि हम बंदा लेके आए हैं, तो 90 दिन तो गुजर गए हैं, अब वो ला सकते हैं? नहीं। कौन लाएगा? एसएससी। सेकंड पॉइंट पढ़े।
हाँ जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन में काउंट नहीं होता, डिप्लोमा इसमें शामिल नहीं है। तीसरा पढ़े। हमने कहा था बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। ये क्या है? प्राइवेट। ये निशानदेही है कि ये फर्म नहीं है, ये कंपनी है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। अब इसको लिखना कैसे है? रूल, अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, और आगे कंक्लूजन देनी है कि हुसैन लिमिटेड बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ मसूद। अब ये पूरी बात ऐसे होगी। अगर आप सिर्फ ये पॉइंट लिखाएंगे रूल, नंबर नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे। तो पूरी बात जब तक अपना एंड कंक्लूजन नहीं दे के आते, आपका जवाब कभी भी ख़त्म नहीं होगा। चलें ये ज़रा मज़ीद करते हैं। चौथा पढ़े। हाँ जी, पहले हम बेसिक रूल बता देते हैं कि जब आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास स्पाउस के पास या माइनर के पास, तो आपका ऑडिट परफॉर्म नहीं हो सकता, आप क्वालिफाइड नहीं हैं। हाउएवर, अब अगली बात, या तो ये फैक्ट बता दें और वादा करें कि आप विद इन 90 डेज़ क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे, तो फिर आप अपॉइंट हो सकते हैं। रूल बता के आपने एंड पे क्या बता देना इसका कंक्लूजन। तो अब देखें वही बात आप पहले किसमें बता रहे हैं, रूल में, फिर उसी रूल को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सिनेरियो में। दिस इज हाउ यू विल बी राइटिंग एन एग्जाम। चलिए पांचवा करें ज़रा, पांचवा करें। जी, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। जुबैर एंड कंपनी को ऑफर आई है कि आओ ऑडिटर बनो, किसके? हारून लिमिटेड के। साइमा जो कि उस फर्म के पार्टनर की वाइफ है, स्पाउस, वो सीईओ है किसकी? जमील लिमिटेड की। तो अब दो कंपनियां होंगी, एक जमील और एक हारून है। अच्छा, JL इज़ एन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ HL, तो उसने रिश्ता भी आपको बता दिया। इसका मतलब है कि एसोसिएटेड कंपनी में कौन बैठी हुई है? साइमा, पार्टनर की वाइफ बैठी हुई है। अच्छा, साइमा ऑल्सो होल्ड्स 1 लाख शेयर्स इन JL। तो जब आपके पास कंपनी के शेयर्स हों या उसकी स्पाउस के या उसकी एसोसिएट के शेयर्स हों, तो आपको क्या करना है? 90 डेज़ के अंदर अंदर डिस्पोज करना है। वो सारी कहानी। और कंक्लूजन क्या है? अगर बेच देंगे तो माना जाएगा, अगर नहीं बेचेंगे तो माना नहीं जाएगा। मगर ये डिस्क्वालिफिकेशन एक रीज़न की वजह से हो रही है, इन शेयर्स की। जो ऊपर उसने पॉइंट दिया था कि वो वहाँ पे CEO है, इसके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने 11 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें स्पाउस ऑफ डायरेक्टर कहा गया था, यहाँ पे स्पाउस ऑफ पार्टनर है, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? इसको फर्म कहते हैं। ये जो एंड कंपनी होती है ना, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, वो ऑडिट फर्म, जैसे XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये ऑडिट फर्म के लिए लिखा जाता है। जब बॉडी कॉर्पोरेट हो तो उसके साथ वर्ड लिमिटेड आता है या प्राइवेट लिमिटेड आता है। अच्छा जी, ज़रा नीचे वाला सवाल करें, दाऊद वाला। इसमें 3 पार्ट्स हैं, पहले खुद ट्राई करें।
हाँ जी, 51% पे क्या बन गई उसकी सब्सिडरी बन गई है। तो जब उसकी सब्सिडरी बन गई है तो क्या करूँ मैं, ऑडिट किया जा सकता? सवाल क्या है, दाऊद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ जमाल लिमिटेड। वाइफ ऑफ दाऊद इज अ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर। दो बातें हैं, शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है। अच्छा, शेयर होल्डर वाला पॉइंट 90 days वाली बात आ गई। तो इसमें तो लग जाएगी ना Yes, sir. 51% वाले में। नीचे क्या है, एसोसिएटेड, इसमें भी आ जाएगी। कब नहीं लगेगी, 10% से कम वाले में। रीड करें। कंपनी के डायरेक्टर भी दूसरे सब्जेक्ट वो अपनी सब्सिडियरी में share DC cannot be appointed as auditor of JL as RL is its subsidiary। ठीक है, हाँ, नीचे वाले में वो क्या थी, एसोसिएट, तो उसमें मुझे देखनी होती है शेयर होल्डिंग। ऊपर क्या बन रही थी, सब्सिडरी, और नीचे क्या बन रही है, लेस देन 10%, तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए उसको अपॉइंट किया जा सकता है। सर बस एक मिनट। डन, किधर फंस गए हो? डीसी इस वजह से पॉइंट तो नहीं ना, और जो उसकी स्पाउस है। देखो रूल क्या था, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर, स्पाउस ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकती। यहाँ पे स्पाउस किसकी है, ऑडिटर की है, डायरेक्टर की नहीं ना। तो जहाँ भी हम कह रहे हैं 51% शेयर होल्डिंग है, सब्सिडरी बनी हुई है, तो हम अगर एक कंपनी में डिस्क्वालीफाई हैं, दूसरी में भी क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। एसोसिएट के केस में मुझे क्या देखना है, शेयर होल्डिंग, और जब वो एसोसिएट भी नहीं है तो कोई रूल नहीं है, फिर किया जा सकता। ये 90 डेज वाला जो है कंसेप्ट, इसके अंदर यहाँ पे आएगा ये वाला सेकंड पॉइंट में, अपॉइंटमेंट से पहले उसने 90 डेज पहले डिस्पोज करने की, अपॉइंटमेंट के बाद एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपने बताना है कि मेरे पास इतने % शेयर्स हैं, उसके 90 दिन में डिस्पोज करना है। अगर 90 दिन में डिस्पोज नहीं होता तो फिर एक चलता हुआ ऑडिटर को कान से पकड़ के बाहर खींच लेंगे, वापस आ जाओ। ये करें ज़रा। हाँ जी, कहता है मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर एंजॉइंग द फैसिलिटी, और हर एक का मैक्सिमम कितना है, 399। तो कितने पार्टनर्स हों, कितने मैक्सिमम हों तो ये लिमिट ब्रीच नहीं होगी। दो पार्टनर हो, 2 पे ब्रीच नहीं होती, 3 पे ब्रीच हो जाती है। ये 4 तो चूंकि अब सवाल ने पूरी बात नहीं बताई कि कितने पार्टनर्स हैं, किसका कितना बैलेंस है, तो आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट पास करनी है कि इंडेप्टेड कब कहलाएगा, जब क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हो और वो 10 से नीचे हो। और आपने देना अपना कंक्लूजन कि अगर तो हर एक का मैक्सिमम 399 है और इसको क्रॉस नहीं कर रहे तो अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे ये लिमिट ब्रीच हुई, अपॉइंटमेंट आपकी वैलिड नहीं रहेगी। तो सर वो इंडिविजुअल पार्टनर तो कर सकता है ना फिर? हाँ, इंडिविजुअल अपने नाम पे करेगा, फिर फर्म के नाम पे नहीं करेगा, ज़ाती नाम पे करेगा, फर्म के नाम पे नहीं करेगा। दो पार्टनर के 3 पार्टनर की बात कर सकते हैं, 2 होंगे तो यानी कि 2 पार्टनर, हाँ, ये लिखा जा सकता है कि अगर 2 हैं और मैक्सिमम 399 हो तो उसकी क्रॉस नहीं कर रहे, अलाउ है। जैसे तीसरा एंटर हुआ तो देखना पड़ेगा कि क्या वो उस लिमिट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा हुआ तो ओके है, क्रॉस कर गया तो पॉइंट नहीं होगा। सर 2 पार्टनर मिलके कर सकते हैं? नहीं,
एक ही होना चाहिए। ये करना था एप्रिकॉर्ड वाला सवाल। हाँ जी, मुझे ये बताइए फर्म का नाम क्या है? पहली कंपनी कौन सी है? BL, जिसमें हमें बुलाया गया। दूसरी कंपनी कौन सी है? अच्छा, बनाना का और वाटरमेलन का आपस में कोई रिश्ता है? गौर से देखो, एक नॉमिनी और एक शेयर होल्डिंग है। तो अभी पढ़ के आए थे कि एसोसिएटेड कंपनी की जो एक्सेप्शन है वो क्या है? नॉमिनी या इंडिपेंडेंट। और नॉमिनी भी कौन सा होना चाहिए? गवर्नमेंट का। और ये भी कौन सा है? गवर्नमेंट का। तो इसके होने से दो कंपनियां एसोसिएट नहीं हुई। तो जब नहीं आपस में कोई रिश्ता, तो वाटरमेलन में जो मर्जी हो रहा हो, बनाना में कोई इफेक्ट उसका नहीं आएगा। वाटरमेलन में जो मर्जी हो रहा हो, कोई इफेक्ट कहाँ पे नहीं आएगा? बनाना। अच्छा जी, बस अब ये लास्ट क्वेश्चन करें, फिर हम ब्रेक करते हैं। सोच के समझ के जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तसल्ली से जवाब दीजिएगा, तो जल्दबाजी नहीं है। की वाइफ की डेजिग्नेशन क्या है उस कंपनी के? लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या फैसला आपका? बिलाल एंड कंपनी हैज़ रिसीव्ड एन ऑफर। तो फर्म कौन सी है? बिलाल एंड कंपनी। आना किस पे है? IJK पे। IJK का टोटल कितना पेड अप कैपिटल है? 990 डिवाइड किया हुआ है। ऑर्डिनरी कितना है? 130। और प्रेफरेंस कितना है? 860। एंड पे पढ़े शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये का शेयर होगा, 10 रुपये का ही है। तो कितने शेयर्स हो गए? 13 मिलियन। और यहाँ पे कितने हो गए? 86 मिलियन। फरियाल द वाइफ ऑफ अ पार्टनर इज़ द डायरेक्टर इन LMN। एक और कंपनी खोल रहे हैं, कौन सी? LMN। यहाँ पे फरियाल कौन है? डायरेक्टर। यहाँ पे कौन है? डायरेक्टर। ये एक और नई कंपनी है। विच होल्ड्स 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड 2 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन IJK। अब ये विच से क्या मुराद है? फरियाल या LMN? विच से क्या मुराद है? फरियाल होल्ड कर रही है या LMN होल्ड कर रही है? दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। LMN होल्ड कर रही है। तो LMN 50 मिलियन रख रही है आउट ऑफ 86 और 2 रख रही है आउट ऑफ 13। मुझे इसकी रेशो तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये क्या है? प्रेफरेंस। इसका निकालने क्या आता है? 15.38। इसका मतलब है कि ये दो कंपनियां तो आपस में एसोसिएट
नहीं है। तो अब इसमें फरियाद जो मर्जी करते रहे, IJK का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब मुझे बताइए अपॉइंटमेंट हो जाएगी? डन। ब्रेक करते हैं 10 मिनट की, उसके बाद मिलते हैं Day 1 सेशन 3 पे। उसका टारगेट क्या है? 210 एंड 620। मिलते हैं ठीक 10 मिनट के बाद।